Hello everyone. So today we are going to deal with All My Pretty Ones by Annie Saxton. कोर अमेरिकन पोइट्री की सीरीज में ये करीब तीसरी पोइट्री है। तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा एनी सैक्सटन की कि हु इज एनी सैक्सटन। तो एनी सैक्सटन के बारे में ये याद रखना कि इनका जन्म 9 नवंबर 1928 में होता है और हर डिमाइस इनका यानी कि जब इनका इंतकाल होता है तो अक्टूबर 4 को 4 अक्टूबर 1974 को होता है। शी इज एन अमेरिकन कन्फेशनल पोएट। अमेरिकन तो है ही है क्योंकि अमेरिकन पोएट्री चल रहा है, ठीक है। तो अमेरिकन कन्फेशनल पोएट है। कन्फेशनल पोएट्री यानी कि पर्सनल बातें ज्यादा बता देती हैं अपनी पोएट्री में। शी हैज रिसीव्ड अ पुलिट्जर प्राइज। एक पुलिट्जर प्राइज भी मिला हुआ है इनको 1967 में। इनकी एक किताब थी लिव और डाई करके, लिव और डाई उसका टाइटल था, उसके लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज भी मिला हुआ है। So hey everyone, you're watching Study with Prakhar and the IG handle of mine is Prakhar Tripathi 011. If you want notes, further notes, you can contact me on 9336903429. So before beginning the summary, we will deal with the explanation of title. ठीक है, टाइटल पहले समझ लेते हैं, समरी वगैरह तो ठीक है। ऑल माई प्रिटी वंस इज एन अल्यूजन। अल्यूजन अगर किसी को पढ़ना हो तो एमएच अब्राहम्स पेज नंबर 12 देख लेना। बाकी मैं यहाँ बता तो दे ही रहा हूँ कि अल्यूजन का मतलब कि किसी की तरफ इशारा करना, लेकिन डायरेक्ट इशारा ना करना। समझदार को इशारा काफी, वो जो कहावत है वो अल्यूजन के लिए ही है। ऑल माई प्रिटी वंस इज एन अल्यूजन टू शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है जिसका नाम है मैकबेथ, वेयर मैकडफ लैमेंट्स द मर्डर ऑफ हिज चिल्ड्रन। मैकडफ अपने बच्चों और अपनी वाइफ की डेथ पे लैमेंट करता है और तब बोलता है ऑल माई प्रिटी वंस डिड यू से ऑल, यानी कि सारे मेरे प्रिटी वंस यानी जितने मेरे चहीते लोग थे सारे मारे गए हैं। डिड यू से ऑल। अब देखो यहाँ पे ऑल का मतलब क्या है, मुझे समझा लेने दो। तो मैरी ग्रेस स्टेपल्स STAPLES मदर का नाम है एनी सैक्सटन की, और राल्फ RALPH राल्फ चर्चिल, राल्फ चर्चिल उनके फादर का नाम है। तो दोनों की ही डेथ हो जाती है। तो ऑल माई प्रिटी वंस यानी कि सारे मेरे प्रिटी वंस, डिड यू से ऑल ये जस्टिफाई हो जाता है कि सभी मारे जा चुके हैं, यानी मारे नहीं गए, बेसिकली उनकी डेथ हो चुकी है। दिस रेफरेंस emphasizes the deep sorrow and sense of irrevocable loss the speaker feels for her father, यानी कि जो स्पीकर का जो लॉस है, यानी कि सैक्सन का जो लॉस है वो बहुत बड़ा है, छोटी चीजों से बड़ा है। The title suggests that the speaker is mourning not just the man but also lost potential, the broken memories and family history that dies with him, यानी कि जो हमारी एनी सैक्सटन है वो सारी बातों को लेके लैमेंट कर रही हैं कि कैसे उनके जो फादर थे, जो वार्म थी अब नहीं है, और फैमिली हिस्ट्री भी खत्म हो गई उनके जाने से, क्योंकि अब ये बच्चियां ही बची हुई हैं, मदर भी जा चुकी हैं और जितनी मेमोरीज थी वो सारी खत्म हो गई। एक चीज और याद रखने वाली बात है कि एनी सैक्सन और इनके फादर का जो रिलेशनशिप था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा था। शुरुआती तौर पे, शुरुआती दौर में, तौर पे नहीं, शुरुआती दौर में बड़ा खराब था अपने फादर के साथ, इनके रिलेशन अच्छे नहीं थे। अब समरी देख लो एकदम शॉर्ट में, बाकी मैं स्टैंजा वाइज भी समराइज करूंगा, लास्ट में जो रुकेगा उसको मिल जाएगा। एनी सैक्सटन्स ऑल माई, अच्छा यहाँ पे देखो ये ऑटो करेक्ट की वजह से ई हो गया है, सॉरी फॉर दिस। ये ए है, कोई एग्जाम में गलत मत लिखना है, SAXTON है, ये सही है। ऑटो करेक्ट की वजह से वो ऐसा कर दिया है, इट इज काइंड ऑफ अ टाइपो, TYPO टाइपो, यानी कि लिखने में मिस्टेक हुआ है। चलिए समझते हैं। एनी सैक्सटन्स ऑल माई प्रिटी वंस इज अ डीपली पर्सनल एंड इमोशनल एलिजी फॉर हर फादर। तो याद रखना ऑल माई फेवरेट वंस, या फिर कह लो कि ऑल माई प्रिटी वंस, ठीक है। ये एक एलिजी है, एलिजी पोम है, एलिजी जॉनर को बिलोंग करती है, टाइप ऑफ पोम को। After his death, the speaker sorts through his possessions, including photographs, letters, and memories, comforting his legacy and their complicated relationship, यानी कि फादर साहब के इंतकाल के बाद एनी सैक्सन उनकी रखी हुई चीजों से गुजरती हैं और गुजरते हुए सारी पुरानी बातों को याद करती हैं, और यहाँ पे उन्हें एहसास होता है कि उनका और उनके फादर का जो रिलेशन था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इतना सिंपल नहीं था जितना वो अब उन्हें लग रहा है, और आखिरी में वो अपने फादर को माफ भी कर देती हैं। द पोम रिफ्लेक्ट्स, जस्ट अ सेकंड, हाँ ये लाइन में हटा देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। अब ठीक है, हमें तो लास्ट लाइन पढ़नी है। द पोम रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज अल्कोहलिज्म, फेल्ड ड्रीम्स। अब देखो पोम में अल्कोहलिज्म की बात होगी कि फादर साहब बहुत ज्यादा पीते थे, फेल्ड ड्रीम्स यानी कि उनके कई सारे सपने थे जो अधूरे रह गए, फाइनेंशियल क्राइसिस भी बीच में इन्होंने फेस किया, एंड द बर्डन ऑफ इनहेरिटेंस बोथ मटेरियल एंड इमोशनल, यानी कि इमोशनल तौर पे भी ये फेल करके कहीं ना कहीं, और इनहेरिटेंस का मतलब समझो कि जो ग्रैंडफादर थे वो एक बड़ी पोस्ट पे थे लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियली फेल कर गए। और जब एनी सैक्सन के फादर का नाम है राल्फ चर्चिल, तो राल्फ चर्चिल हावे इनका पूरा नाम है वैसे तो, RALPH राल्फ, CHURCHILL चर्चिल, HARVEY हावे। तो राल्फ चर्चिल जब
शुरू में रिच होना शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे इनके पास पैसे आते जाते हैं, इनकी तबीयत नासाज होती जाती है, यानी तबीयत खराब होने लग जाती है। अल्टीमेटली द स्पीकर एक्नॉलेजेस द पेन बट ऑल्सो फाइंड्स अ वे टू फॉरगिव हिम, यानी कि शुरुआती तौर पे तो बड़ा खराब लगता है, लेकिन आखिर में स्पीकर यानी हमारी यानी सेक्सन उन अपने फादर को माफ कर देती है, क्योंकि इंसान चला गया तो उसकी गलतियों का अचार डालने का कोई मतलब भी नहीं है। सेंट्रल थीम ऑफ द पोम एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ की बात होगी, मेमोरी की बात होगी, लॉस की बात होगी और रिकंसाइलेशन की बात होगी। अब ग्रीफ, लॉस और मेमोरी समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। रिकंसाइलेशन बता देता हूँ। अब फादर साहब कब्र से उठ के बाहर नहीं आएंगे, जन्नत से वापस नहीं आ रहे हैं। एनी सैक्सटन जो कि राल्फ चर्चिल की बेटी हैं, वो अपने फादर की मेमोरीज से रिकंसाइल करती हैं, याद रखना इस बात को, ठीक है। फादर अब इस दुनिया में नहीं है। इट डेल्व्स इनटू इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ये इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी की ओर दर्शाता है, इशारा कर रहा है कि कैसे एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कितना जटिल हो सकता है। होता नहीं है, बेसिकली इन लोगों ने बना दिया है। पर्टिकुलरली वन मार्क by disappointment and love, the act of going through her father's belongings symbolized both a literal and emotional process of coming to terms with his life and death. अब ये देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी टेक्निकल भी है। द एक्ट ऑफ गोइंग थ्रू हर फादर्स बिलोंगिंग, यानी कि क्या पता वो सफाई कर रही हो तब उसे मिल गया हो, एनी सेक्शन जब सफाई कर रही हो, या क्या पता वो डेलिबरेटली जानबूझ के अपने फादर की पोजेशंस को छाट रही हैं। सिंबलाइज बोथ लिटरल एंड इमोशनल प्रोसेस ऑफ कमिंग टू टर्म्स विद हिज लाइफ एंड डेथ, यानी कि फादर साहब की जो लाइफ है उसका हमें ब्यौरा ब्यौरा मिल जाता है उनके बच्चे के थ्रू, यानी एनी सैक्सन के थ्रू। एनी सैक्सन अपनी फादर की पूरी लाइफ को स्टैंजास में कवर कर देती हैं, 5 स्टैंजास में लगभग लगभग वो सारी बातें कवर कर देंगी। एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइटल हो ही चुका है। हियर्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल माय प्रिटी वंस बाय एनी सैक्सन। ए है, याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो टाइपो है। अलॉन्ग विथ लिटरेरी डिवाइसेस यूज, सारी लिटरेरी डिवाइसेस को हम कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों वाली है, मतलब कि जो बहुत बेसिक है, उन्हें हम छोड़ देंगे, जो एकदम पकड़ में आ जाती हैं। खैर सिमली वगैरह पे भी मैं चर्चा कर लूंगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि जो थोड़ी टेक्निकल है उन पे बात करूं मैं। स्टैंजा 1, फादर दिस ईयर जिंक्स राइट्स अस अपार्ट। फादर देखो, इस ईयर, जिंक्स मतलब होता है कर्स या बैड लक, बैड लक ने हमें दूर कर दिया, और बैड लक पे राइड कोई नहीं करता। बैड लक नाम की कोई गाड़ी तो है नहीं कि उस पे तुम बैठोगे और राइड करोगे, तो बैड लक ने हमें दूर कर दिया। द स्पीकर फील्स कर्स्ड जिंक्स एज इट सेपरेट्स देम फ्रॉम देयर फादर, यानी कि पहले स्टैंजा में फादर की डेथ होने की तरफ इशारा है, और फादर की डेथ को एनी सैक्सन कर्स मानती है, बैड लक मानती है। लिटरेरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन है। किसका पर्सोनिफिकेशन हुआ है? जिंक्स का पर्सोनिफिकेशन हुआ है। वेयर यू फॉलोड आवर मदर टू हर कोल्ड स्लम्बर, यानी कि मदर का इंतकाल पहले ही हो चुका है। मदर का नाम है मैरी ग्रेस स्टेपल्स। मैरी ग्रेस स्टेपल्स की मौत पहले ही हो चुकी है, तो उसके ऊपर वो कहती हैं कि मेरी मदर जो कि कोल्ड स्लम्बर में है, कोल्ड यानी ठंडा और स्लम्बर मतलब नींद, कोल्ड नींद, जब आदमी की मौत हो जाती है तो बॉडी ठंडी पड़ जाती है, और जब उस समय पे आदमी सो रहा होता है यानी मौत हो चुकी है, तो तुम भी उन्हीं के पास चले गए फादर, तुम भी, यानी कि राल्फ चर्चिल मैरी ग्रेस स्टेपल्स के साथ अब खत्म हो चुके हैं। द फादर डाइड जस्ट लाइक मदर बिफोर हिम, कोल्ड स्लम्बर रेफर्स टू डेथ, यानी कि डेथ की ओर इशारा हो रहा है। लिटरेरी डिवाइस यूफिमिज्म है। यूफिमिज्म का मतलब समझ लो, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स यूज करना। सब्स्टिट्यूट वर्ड्स यूज करने का मतलब ये है कि जैसे तुम किताब बोलने के बजाय बोल दो कि लाओ फर्रे लाओ, ठीक है। हाँ, हमारे बॉय सर्कल में तो यही सारी चीजें चलती हैं, लेकिन यहाँ पे देखो, क्योंकि भाई ये पोएटस हैं तो इन्होंने अच्छा अच्छा यूफिमिज्म यूज किया है, तो इन्होंने क्या यूज किया है? कोल्ड स्लम्बर की डेथ की जगह इन्होंने लिखा है कोल्ड स्लम्बर। फिर अ सेकंड shock boiling its stone to your heart, the father's death is another painful event for the speaker, यानी कि पहला शॉक था मदर की डेथ, यानी कि मैरी ग्रे स्टीपल्स की डेथ। दूसरा शॉक है राल्फ चर्चिल हार्वे की डेथ, ठीक है। दोनों लोग का इंतकाल हो चुका है। और उसके बाद लिटरेरी डिवाइस में है मेटाफर बॉइलिंग इट्स स्टोन, यानी इमोशनल शॉक, यानी कि बॉइलिंग इट्स स्टोन, स्टोन कभी उबाला जा सकता है नहीं, यानी कि जो पत्थर का दिल था वो दोबारा से उबल गया जब उन्होंने देखा कि अब फादर भी नहीं रहे। लीविंग में हियर टू शफल एंड डिसकम्बर, डिसनकम्बर है ये, DISENCUMBER। डिसनकम्बर का मतलब लिखना चाहो तो लिख लो, फ्री फ्रॉम रिलीफ, RELIEVE, रिलीफ, फ्री फ्रॉम सीरियसनेस। लीविंग मी हियर टू शफल एंड डिसनकम्बर, द स्पीकर मस्ट डील विद सॉर्टिंग आउट देयर फादर्स बिलोंगिंग्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो द स्पीकर मस्ट नाउ डील विद सॉर्टिंग्स आउट देयर फादर्स बिलोंगिंग, यानी फादर साहब ने जितना कुछ भी पीछे छोड़ा है, अब चाहे मन से या बिना मन के एनी सैक्सन को उन चीजों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो इन कंट्रोल ले पाएगी, चार्ज ले पाएगी। क्योंकि जब फादर थे तो घर के हेड वही थे, लेकिन जब फादर अब नहीं है, मदर भी अब नहीं है, तो एनी सैक्सन खुद के ही फादर बन चुके हैं और खुद की ही मदर बन चुके हैं, क्योंकि अब इनका केयर टेकर कोई बचा नहीं है, तो अब वो अपने फादर की बिलोंगिंग्स को छाटेंगी।
यू फ्रॉम द रेसिडेंस यू कुड नॉट अफोर्ड, यू फ्रॉम द रेसिडेंस यानी कि द फादर लिव्ड बियॉन्ड हिज मींस लीविंग बिहाइंड फाइनेंशियल ट्रबल्स, यानी कि ऐसे घर में रहते थे जिसका तुम खर्चा नहीं उठा पाते थे, लेकिन फिर भी जब तक तुम थे हमने ग्रेटनेस विटनेस की है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रबल्स तो लगे ही रहते हैं, सबकी लाइफ में रहते हैं। गोल्ड की एक सोने की है, मे बी उसी घर की बात हो रही है। योर हाफ योर हाफ ऑफ अ वुलन मिल, यानी कि तुम्हारे पास वुलन मिल भी था, फादर आपके पास एक वुलन मिल भी था। दीज आर सम पोजेशंस लेफ्ट बिहाइंड, कुछ चीजें जो पीछे छोड़ के गए फादर, उनके बारे में बात हो रही है। 20 सूट्स ऑफ डन्स एन इंग्लिश वुड, यानी कि 20 डन सूट हैं। डन सूट का मतलब समझ लो, बेन डन नाम का एक आदमी था, BEN, बेन DUNN, इसको डन ही नहीं पढ़ना, इसको डन पढ़ना। बेन डन नाम का एक आदमी था जिसने एक फैशन स्टोर शुरू किया था, डन्स फैशन करके इसका नाम है। इट इज अ फैशन स्टोर। एन इंग्लिश वुड, यानी कि तुम्हारे पास एक इंग्लिश वुड भी है। इंग्लिश फोर्ड का मतलब ये समझ लो कि एक गाड़ी होती है बेसिकली, फोर्ड गाड़ी जानते ही होंगे सब लोग, तो इंग्लिश फोर्ड भी है तुम्हारे पास। द फादर वाज मटेरियलिस्टिक ओनिंग सूट्स एंड कार, फादर मटेरियलिस्टिक थे, इनके पास सूट्स थे और कार थे। ठीक है। द लव एंड लीगल वर्बिएज ऑफ अनदर विल, देयर इज अनदर विल पॉसिबली हिंटिंग एट अ सेकंड फैमिली और अनदर रिलेशनशिप, यानी कि फादर दूसरी मैरिज करने जाते रहते हैं, हमें आगे पता चल जाएगा। तो जब आदमी मरने वाला रहता है तो उसे पहले विल छोड़ा करता है। हमारे यहाँ तो जबान पे काम हो जाता है कि मेरे मरने के बाद इनको इनको जमीन वगैरह दे देना, लेकिन विदेशों में और कुछ हद तक इंडिया में भी लोग विल्स छोड़ते हैं, यानी कि अपनी अंतिम इच्छा लिख देते हैं। तो एक विल भी मिली है और वो दूसरी विल है, यानी कि दूसरे परिवार के लिए। तो क्या पता फादर किसी और के साथ भी सेक्सुअली या किसी फिजिकल रिलेशनशिप में, मेंटल रिलेशनशिप भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो कुछ गलत ही करे, में इन्वॉल्व थे। बेसिकली इट इज माई इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट। बॉक्सेस ऑफ पिक्चर्स ऑफ पीपल आई डो नॉट नो, यानी कि फादर के सामान को जब वो छाट रही है तो वहाँ पे कुछ डिब्बे भी मिले हैं जहाँ पे फादर साहब की कुछ फोटो भी मिली है, और उन फोटोज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें एनी सेक्शन पहचानती नहीं है। द फादर्स पास इज अननोन टू द स्पीकर, यानी कि फादर के पास के बारे में स्पीकर को कुछ पता नहीं है, क्योंकि इनके रिलेशनशिप तो अच्छे थे ही नहीं। आई टच देयर कार्डबोर्ड फेसेस दे मस्ट गो। अब ध्यान से समझना, कार्डबोर्ड फेसेस का मतलब ये है कि फोटोज में जान तो नहीं होती है, तो जितने भी फोटो में फेसेस हैं वो सारे पत्थर नुमा है। पत्थर नुमा होने का मतलब उनमें जान नहीं है। इस आंसर नंबर 1 में हमें फादर की डेथ के बारे में पता चल गया है, मदर की डेथ के बारे में पता चल गया है। फादर थोड़े से रिच भी थे, थोड़े थे, और इनके पास एक फोर्ड है, 20 के करीब इनके पास सूट्स, और शायद ही वाज इन्वॉल्वड इनटू अनदर रिलेशनशिप, क्योंकि इसके बारे में आगे जिक्र भी होता है। आंसर नंबर 2, बट द आईज आर थिक एज वुड इन दिस एल्बम, द पीपल इन द एल्बम हैव लाइफलेस आईज, यानी कि फोटोज में तो जान होती नहीं है, तो सभी लोग जो इन फोटोज में है उनकी आईज लाइफलेस है। और एक इशारा ये भी हो सकता है कि फोटोज क्लियर नहीं आई है। लिटरेरी डिवाइस सिंबली है एज थिक एज आइज, एज थिक एज वुड। देखो आइज एज थिक एज वुड, यानी डल अनरीडेबल, यानी कि किसी की आइज में कोई इमोशन नहीं झलक रहा है, यानी कि सब मुंह बना के फोटो खिंचाए हैं। होल्ड मी आई स्टॉप हियर वेयर अ स्मॉल बॉय, द स्पीकर पॉजेस एट अ फोटो ऑफ अ बॉय, यानी कि किसी छोटे बच्चे की फोटो मिली है, यानी कि फादर का ही बचपन है वो। वेट्स इन रफल्ड ड्रेस फॉर समवन टू कम, यानी कि पहले के समय में बच्चों को अजीब गरीब ड्रेस पहना के भी रखते थे। एन ओल्ड ट्रेडिशन वेयर बॉयज वो ड्रेसेस एज इन्फेंट्स, यानी कि देखो पहले पहले के समय में बच्चों को, छोटे बच्चों को खासकर इंडिया में देखते होगे कि अगर कोई छोटा लड़का है 1 2 साल 3 साल का, तो उसको भी कभी कभी फ्रॉक पहना देते हैं प्यार से, तो कुछ वो वाला काम हुआ है, इन्फेंट्स की तरह ढीले ढाले कपड़े पहना दिए हैं। एन ओल्ड ट्रेडिशन वेयर बॉयज वो ड्रेसेस एज इन्फेंट्स, यानी ढीले ढाले कपड़े। फॉर दिस सोल्जर हु होल्ड्स हिज बल्ज लाइक अ टॉय। अब आगे एक फोटो मिलती है, अ सोल्जर अपीयर्स इन अनदर फोटो, यानी कि फादर साहब प्रोफेशन से सोल्जर थे, लुकिंग यंग एंड प्लेफुल, और यहाँ पे एक वर्ड आया बल्ज, BUGL, सॉरी 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 सॉरी, बगल है वो, मैंने इसको बल्ज पढ़ दिया, BUGL, बगल। ब्रास इंस्ट्रूमेंट लाइक स्मॉल ट्रम्पेट, यानी कि एक ब्रास का इंस्ट्रूमेंट होता है स्मॉल ट्रम्पेट। ट्रम्पेट यानी कि जाते हुए भोपो वगैरह जो होती है उसमें छेद होता है, लेकिन ये जो बगल होता है BUGL, इसमें कोई छेद नहीं होता है, एक नली टाइप का होता है। क्या इस्तेमाल है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ ट्रम्पेट जैसा दिखता है। और फॉर दिस वेलवेट लेडी हु कैन नॉट स्माइल अनदर पर्सन इन द पिक्चर अपीयर्स इमोशनलेस, यानी एक फोटो और दिखी है और वो किसी लेडी की है और वो इमोशनलेस है, क्या पता मदर हो, यानी कि फादर साहब की मदर हो। इज दिस योर फादर्स फादर दिस, अच्छा ये देखो ये वर्ड देखो, COMMODORE, कोमोडोर। कोमोडोर का मतलब समझ लो, कोमोडोर एक रैंक होती है, वैसे तो सीनियर नेवल रैंक है ये, नेवी में रैंक है ये, अब कैप्टन, कैप्टन के ऊपर की रैंक है, ठीक है, याद रखना इसको। कोमोडोर द स्पीकर वंडर्स इफ दिस इज देयर ग्रैंडफादर, यानी कि ग्रैंडफादर की शायद फोटो दिख जाती है। इन अ मेल मैन सूट, यानी कि द यूनिफॉर्म माइट नॉट मैच द ग्रैंड टाइटल कोमोडोर,
हिंटिंग एट द लॉस ऑफ स्टेटस, यानी कि इनका स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत सही नहीं जा रहा है, बिकॉज ही वॉज एट अ हाई पोस्ट, लेकिन फिर भी कपड़े उन्होंने बहुत नॉर्मल से पहन रखे हैं। नॉर्मल यानी कि बिलो नॉर्मल, लेस देन नॉर्मल वाला स्टेटस है इनका। तो यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। माई फादर टाइम मीन वाइल द पैसेज ऑफ टाइम मेक्स दीज डिटेल्स अनइम्पोर्टेंट, यानी कि धीरे धीरे ये सारी टाइम के साथ ये सारी डिटेल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई हैं जितनी तब हुआ करती थी। क्योंकि अब दोनों ही नहीं बचे, ग्रैंडफादर भी नहीं बचे, फादर भी नहीं बचे, तो अमीर थे गरीब थे कोई मतलब है नहीं। हैज मेड इट अनइम्पोर्टेंट हु यू आर लुकिंग फॉर। डेथ इरेजेस आइडेंटिटीज, यानी कि एक समय के बाद सबकी आइडेंटिटी मिट जाती है, और डेथ क्या करती है, आइडेंटिटीज को इरेज कर देती है। आई विल नेवर नो व्हाट दीज फेसेस आर ऑल अबाउट, यानी कि जो हमारी स्पीकर है यानी एनी सैक्सन, वो कभी भी जान नहीं पाएंगी कि कौन क्या है क्यों है। क्योंकि भाई फादर ही बता सकते थे, फादर की डेथ हो चुकी है, मदर भी बता सकती थी, मदर की भी डेथ हो चुकी है, पहले इन्होंने बात की नहीं और अब होनी पॉसिबल है नहीं। आई लॉक देम इनटू द बुक एंड थ्रो देम आउट। द स्पीकर डिस्कार्ड्स द फोटो सिंबलाइजिंग डिटैचमेंट फ्रॉम द पास्ट। अब मैं इन सारी फोटोज को छुपा वगैरह दूंगी और कभी इनको देखूंगी नहीं। सिंबोलिज्म थ्रोइंग आउट फोटोज यानी मूविंग ऑन, यानी कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगी, तुम्हारी डेथ से मैं मूव ऑन करूंगी। फादर की भी डेथ और मदर की भी डेथ, दोनों दोनों की ही डेथ से ये मूव ऑन कर जाएंगे। स्टैंजा नंबर 3 देखते हैं। दिस इज येलो स्क्रैप बुक दैट यू बिगिन। अच्छा, स्टैंजा नंबर 2 को मैं समराइज कर देता हूँ। तो स्टैंजा नंबर 2 में एनी सैक्सटन अब फादर की कुछ पोसेशंस फोटोज को देखती है। फोटोज में वो देख के कई सारी चीजों के बारे में जानती है कि फादर की फादर के फादर कैसे थे, फादर का बचपन कैसा गुजरा, फादर का प्रोफेशन क्या था, लेकिन बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं देखने को मिलती है। फिर स्टैंजा नंबर 3 है। दिस इज येलो स्क्रैप बुक दैट यू बिगिन। एक येलो स्क्रैप बुक मिल चुकी है जो तुमने शुरू की थी, यानी फादर साहब ने शुरू की थी। और अगर बात की जाए तो फादर का नाम है रैल्फ चर्चिल हावे। तो रैल्फ चर्चिल ने बचपन में एनी सैक्सन के बचपन में एक स्क्रैप बुक शुरू की थी और वो येलो कलर की है। दिस ईयर आई वाज बोर्न एज क्रैकलिंग नाउ एंड व्रिंकलिंग। इस ईयर मेरा जन्म हुआ था, जिस ईयर में मेरा जन्म हुआ था उस ईयर में तुमने ये स्क्रैप बुक शुरू की थी। एज क्रैकलिंग एंड नाउ व्रिंकलिंग, व्रिंकली मतलब समझो द स्क्रैप बुक हैज एज जस्ट लाइक मेमोरीज, यानी कि स्क्रैप बुक की भी एज बढ़ चुकी है, एनी सैक्सन की भी एज बढ़ चुकी है। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत तब हुई थी जब एनी सैक्सन का जन्म हुआ था। लिटरेरी डिवाइसेस में देखो तो सिंपली है एज क्रैकलिंग नाउ एज व्रिंकली एज टोबैको लीव्स, यानी कि अगर किसी ने टेंडू लीव वगैरह देखा होगा, जैसे इंडिया में बीड़ी वगैरह बनती है, या किसी ने टोबैको लीव देखा होगा, तो उसमें खूब सारी झुर्रियाँ पड़ी होती हैं। झुर्रियाँ यानी सिलवटें पड़ी होती हैं, उसी की बात चल रही है कि अब ये स्क्रैप बुक बड़ी सिकुड़ सी गई है एज के साथ, यानी जैसे जैसे समय बीता है। एज टोबैको लीव्स क्लिपिंग्स as tobacco leaves clippings where Hoover outran, mentions historical events, हर्बर्ट हूवर सिलेक्शन। अब हर्बर्ट हूवर के बारे में अगर मैं बताऊं, हूवर के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, तो ही वाज 31st यूएस प्रेसिडेंट। हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही वाज 31st यूएस प्रेसिडेंट, चेक कर लेना जरा इसको। द डेमोक्रेट्स विगलिंग हिज ड्राई फिंगर एट मी, यानी कि हूवर इज डिपिक्टेड गिविंग अ स्पीच। अब समझो कैसे ड्राई फिंगर एट मी, मतलब समझो कि जैसे कोई एक बड़ा ओरेटर या कोई बड़ा आदमी बोलता है, या कोई नेता वगैरह जब स्पीच देता है तो हाथ वगैरह इधर उधर चला के बोलता है। तो ये फोटो आ गई है, एक फोटो आ गई है, या कह लो एक मेमोरी है, एनी सैक्सन के दिमाग में एक मेमोरी है या एक फोटो है, दोनों ही चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ क्लियर तो किया नहीं गया है, तो हम मान के चलेंगे या तो कोई मेमोरी है जो एनी सैक्सन मेमोराइज कर रही है, या तो कोई मेमोरी है जो एनी सैक्सन मेमोराइज कर रही है, या तो फोटो ही है। और वहां पे वो जो हुअर हैं, हर्बर्ट हुअर, वो स्पीच दे रहे हैं और अपनी उंगली पॉइंट आउट कर रहे हैं किसके तरफ, एनी सैक्सन की तरफ, यानी लोगों की तरफ। एंड प्रोहिबिशन न्यूज वेयर द हिडनबर्ग वेंट। अब प्रोहिबिशन न्यूज क्या है, समझो इसको। मेंशंस द हिडनबर्ग डिजास्टर। हिडनबर्ग क्या है, एक शिप था, एयर शिप था, जो कि 6 मई 1937 को ब्लास्ट कर जाता है, उसमें आग लग जाती है। तो वहां पे प्रोहिबिशन लग जाता है कि उस एरिया में कोई ना जाए, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। ये भी एक मेमोरी ही है, यानी कि पास इंसिडेंसेस को रिकॉल कर रही है। कौन रिकॉल कर रहा है, एनी सैक्सन रिकॉल कर रही है, जब उनके फादर साहब जिंदा थे, रैल्फ चर्चिल जब जिंदा थे तब के इंसिडेंसेस को रिकॉल कर रही है। डाउन एंड रिसेंट ईयर्स वेयर यू वेंट फ्लश, द फादर हैज फाइनेंशियल सक्सेस। अब देखो इन सारे इंसिडेंसेस के बाद फादर की फाइनेंशियल सक्सेस हिट करती है, यानी कि पैसे आने लगते हैं। ऑन वॉर दिस ईयर सॉल्वेंट बट सिक यू मेंट। अब देखो इस साल फादर साहब वॉर पे भी निकलते हैं, यानी कि मे बी वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात हो रही है ये। ही हैड मनी बट वाज फिजिकली डिक्लाइनिंग। अब 6 में 1937 का बात चल रहा है, तो हम मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर, प्री वर्ल्ड वॉर या पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बीच की ही कुछ वॉर्स थी जिनको अमेरिका यानी कि यूएसए कैरी ऑन कर रहा था।
तो 1939 से 1945 वो चलता है वर्ल्ड वॉर, तो इसी बीच फादर साहब को नौकरी वगैरह मिलती है और वॉर में पैसे आने लगते हैं, लेकिन अब फादर की जो हेल्थ है वो सही नहीं है। टू मैरी दैट प्रिटी विडो इन 1 मंथ रश, ही प्लान टू रीमैरी क्विकली। अब इसी बीच पैसे आने लगते हैं लेकिन तबीयत खराब रहने लगती है, और मदर यानी कि इनकी जो पहली पहली वाइफ थी मैरी ग्रेस स्टेपल्स का इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाती है, और ही प्लान एक ही मंथ में फादर तैयार हो जाते हैं रीमैरी करने के लिए। यानी कि फादर साहब रैल्फ चर्चिल का जो रिलेशनशिप था मैरी ग्रे के साथ वो बेहतर नहीं था, जिसकी वजह से विद इन अ मंथ वो तैयार हो जाते हैं रीमैरी करने के लिए। बट बिफोर यू हैड सेकंड चांस आई क्राइड, इससे पहले कि जब तुम दूसरी शादी कर लेते मैंने एक दिन रो दिया। और क्यों रोया? बिफोर ही कुड मैरी ही डाइड। अब लो, फादर इससे पहले कि दोबारा शादी कर पाते उनकी डेथ हो चुकी है। ऑन योर फैट शोल्डर 3 days लेटर यू डाइड। मान लो किसी आदमी की शादी होने वाली है दूसरी, और उनकी बेटी उनके कंधे पे सर रख के रो दी, और अगले 3 दिन बाद, जैसे आज किसी ने सर रख के रोया और अगले ही 3 दिन बाद फादर का इंतकाल हो गया, यानी कि फादर दूसरी शादी नहीं कर पाए, और उनका जो जो भी पोजेशंस था या फिर जो भी ड्रीम था वो पूरा नहीं हो पाया। स्टैंजा नंबर 4 देखते हैं। दीज आर द स्नैपशॉट्स ऑफ मैरिज। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे स्टैंजा नंबर 3 में जितने भी इंसिडेंसेस की बात होती है उस हमें अंदाजा लग गया है कि वो मेमोरी नहीं था, वो फोटोज थे। अभी भी एनी सेक्शन फोटोज को ही पलट रही हैं। दीज आर द स्नैपशॉट्स ऑफ मैरिज स्टॉप्ड इन प्लेसेस, ओल्ड फोटोज कैप्चर मोमेंट्स इन पेरेंट्स मैरिज। अब यहाँ पे देखो एनी सैक्सन के फादर और मदर की मैरिज की बात हो रही है, रैल्फ चर्चिल और मैरी ग्रे स्टीपल्स की शादी की बात हो रही है। साइड बाय साइड एट रेल रोड नासाउ। नाउ NASSAU एक कह लो कि एक कंट्री है न्यूयॉर्क स्टेट में, सेमी अर्बन एरिया है। सेमी अर्बन यानी कि पूरा डेवलप्ड भी नहीं है, और हाँ इतना गांव जैसा भी नहीं है, तो बेहतरीन सुंदर जगह है, देख सकते हो। और यहाँ पे कई सारे नेवल ऑफिसर्स भी हैं। नेवल ऑफिसर्स यानी कि जो ग्रैंडफादर थे ना, ग्रैंडफादर इनके एक पोस्ट पे थे, कॉमोडोर COMMODORE। तो यहाँ पे कुछ नेवल ऑफिसर्स भी हैं, चेक कर सकते हो। दे वेंट ऑन अ ट्रिप टुगेदर, वहाँ पे ये लोग ट्रिप के लिए गए थे। कौन ट्रिप पे गया था? फादर यानी कि रैल्फ चर्चिल और मदर यानी कि मैरी ग्रे स्टेपल्स, दोनों लोग गए थे। Here with Winners Cup speedboat races. Here's a Winners Cup. Sorry, here with the Winners Cup at speedboat races. कोई स्पीड बोट रेस जीता है और उसको उसको क्या मिला है? कप मिला, यानी ट्रॉफी मिली, या विक्टोरियस मोमेंट। हियर इन टेल्स हियर इन टेल्स एट द कॉटिलन यू टेक अ बो। अब ये देखो COTILLION, यानी कि 18th सेंचुरी में एक फ्रेंच डांस होता था, ठीक है, बॉल डांस जिसको कहते हैं, उसकी बात चल रही है। अ फॉर्मल इवेंट, यानी कि बॉल डांस वगैरह पहले के समय में बहुत फॉर्मल इवेंट्स थे, तो कॉटिलन एक फॉर्मल डांस है। तो किसी बड़ी पार्टी में ये लोग गए होंगे क्योंकि दे बिलोंग टू नेवी, तो नेवी में खासकर ये नेवी या आर्मी या मिलिट्री में खासकर ये रिवाज होता है कि बॉल डांस पार्टीज होती हैं, तो उनकी बात हो रही है। हियर बाय आवर कैनल ऑफ डॉग्स विद देयर पिंकी आईज, यानी कि कैनल ऑफ डॉग्स यानी कि कुछ कुत्ते भी पाल रखे थे इन्होंने। मेमोरीज ऑफ देयर होम एंड पेट्स रनिंग लाइक शो बियर्ड पिक्स इन देयर चेन लिंक पेन। लिटरेरी डिवाइस यूज हो गई है सिमिली डॉग्स कंपेयर टू शो बियर्ड पिक्स, यानी कि डॉग को पिक्स से कंपेयर कर दिया गया है, क्योंकि मे भी बहुत हेल्दी रहे हो, मे भी बहुत लेजी रहे हो, कुछ पता नहीं है, हम अंदाजे ही लगा सकते हैं। हियर एट हॉर्स शो वेयर माय सिस्टर विन सरप्राइज। अब देखो एक हॉर्स शो की फोटो मिली है जहाँ पे एनी सैक्सन की बहन को कुछ प्राइज मिला है, और ये फैमिली मूवमेंट है, ठीक है, यानी कि हर तरह की फोटोज उस एल्बम में है। नाउ आई फोल्ड यू डाउन, यानी कि अब मैं तुम्हें रख देती हूँ माई डंकार्ड माई नेविगेटर। अब ये देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको मेंशन कर सकते हो एग्जाम्स में। द फादर वॉज बोथ अ गाइड एंड अ फ्लॉड मैन, ड्रंकार्ड यानी अल्कोहलिक, और नेविगेटर इक्वल्स टू लीडर। अब यहाँ पे देखो जो फादर साहब थे वो इनको नेविगेट करते थे कि बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो, लेकिन फादर के अंदर एक ट्रैजिक फ्लॉ था। ट्रैजिक फ्लॉ ये था कि वो पीते बहुत ज्यादा थे, और इस वजह से अन्य सेक्शन शायद उन्हें कम पसंद करती थी। लिटरेरी डिवाइस में देखो तो जस्टा पोजिशन है ड्रंकार्ड वर्सेस नेविगेटर। माई फर्स्ट लॉस कीपर टू लव और लुक एट लेटर, he was the once he was the speaker's protector but is now gone, यानी कि जो फादर साहब थे एक समय यानी सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई क्योंकि अब वो जा चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। लास्ट स्टैंजा। आई होल्ड अ 5 year डायरी विद दैट माई मदर केप्ट। मेरे पास एक लास्ट नहीं है, लास्ट सेकंड स्टैंजा शायद, या मेरे पास एक 5 year डायरी है जो मेरी मदर रखती थी। फॉर 3 years टेलिंग ऑल शी डज नॉट से, यानी कि उसमें ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मदर किसी से बोलती नहीं थी। मैरी ग्रे स्टेपल्स वो सारी बातें किसी से बोलती नहीं थी। ऑफ योर एल्कोहलिक टेंडेंसी यू ओवर स्लेप्ट, यानी कि एक आदमी जब नींद में सोता है तो 8 घंटे 10 घंटे या 12 घंटा सोएगा, लेकिन एक आदमी जब पी खा के सोता है तो बहुत ज्यादा सोता है, यानी कि फादर साहब लंबा सोया करते थे क्योंकि वो पी लेते थे, इसीलिए उनकी हेल्थ भी डिक्लाइन करने लगी थी। शी राइट्स माई गॉड फादर ईच क्रिसमस डे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। शी राइट्स यानी कि मदर क्या करती है, हर क्रिसमस डे पे माई गॉड फादर लिखती हैं। अब समझो
माई गॉड फादर कहीं ना कहीं जीसस क्राइस्ट की तरफ इशारा करता है और उधर भगवान की तरफ इशारा करता है, लेकिन एनी सैक्सटन के लिए ये जो माई गॉड फादर है वो इशारा करता है रैल्फ चर्चिल हार्वे की तरफ, क्योंकि एनी सैक्सटन तो इन्हीं को जानती थी और वही इंपॉर्टेंट है इस समय उनके लिए, क्योंकि वो सारी पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है। विथ योर ब्लड विल आई ड्रिंक डाउन योर ग्लास। अब ये लाइन समझ लो, क्योंकि एनी सैक्सन के अंदर रैल्फ चर्चिल का खून है, वंशज ही तो है, बेटी ही तो है, तो क्या मैं तुम्हारा ग्लास भी पी जाऊंगी? ड्रिंक डाउन योर ग्लास का मतलब ये है कि जो पीने की आदत तुम्हें थी क्या वही पीने की आदत मुझे भी लग जाएगी। यहाँ पे इस बात की तरफ इशारा हो रहा है। विल द स्पीकर इनहेरिट हिज ड्रिंकिंग हैबिट्स, क्योंकि अब इनहेरिटेंस की बात आई है। जब सब कुछ फादर का बेटियों को मिल रहा है तो बेटी इस बात पे भी शक कर रही, कहीं मैं आपकी पीने खाने की आदत को भी, कहीं ना कहीं आपकी पीने की आदत को मैं अपना न ले जाऊं। लिटरेरी डिवाइसेस में मेटाफर है ड्रिंकिंग हिज ग्लास, इनहेरिटिंग हिज अल्कोहलिज्म। ऑफ वाइन द डायरी ऑफ योर हर्ली बर्ली ईयर्स द फादर्स chaotic लाइफ इज रिकॉर्डेड, यानी कि वो जो डायरी है 5 साल मेंटेन हुई है उसमें लगभग सारी chaotic चीजें जो फादर ने गड़बड़ की है वो सारी रिकॉर्डेड है। गोस टू माई शेल्फ टू वेट फॉर माई एज टू पास, द स्पीकर कीप्स इट फॉर फ्यूचर, यानी कि वो जो डायरी मिली है मदर की वो उसे फ्यूचर के लिए रख देती हैं ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी लेगेसी को फील कर पाए। लेगेसी तो नहीं है खैर, सारे इंसिडेंसेस को जान। ओनली इन दिस होटेड स्पैन विल लव परसिवियर, परसिवियर का मतलब डिटरमिन्ड, ठीक है। अब इस लाइन को देख लेते हैं। लव रिमेन्स इन मेमोरीज, यानी लव मेमोरी में रहेगा। हाँ तो ये लास्ट स्टैंजा ही था, 5वां ही स्टैंजा लास्ट स्टैंजा है। तो whether you are pretty or not I outlive you, अब तुम चाहे मेरे लव्ड वन रहे हो या ना रहे हो जब तक तुम जिंदा थे, लेकिन outlived you का मतलब ये है द स्पीकर सर्वाइव्स देयर फादर, यानी कि मैंने तुम्हारा जीवन देख लिया है लेकिन अब तुम मेरे साथ नहीं हो, सिंपल बात है। बेंड डाउन माई स्ट्रेंज फेस टू योर्स एंड फॉरगिव यू, द स्पीकर फॉरगिव्स देयर फादर डिस्पाइट हिज फ्लॉज, यानी स्पीकर फादर साहब को माफ कर देती हैं लास्ट लाइन पे, 50वीं लाइन पे, ठीक है। सिलसिला शुरू होता है लाइन नंबर 1 से और धीरे धीरे 50वीं लाइन तक आके लास्ट लाइन कन्फेशनल पोएट्री में एनी सैक्सन लिखती हैं कि जाओ रैल्फ चर्चिल हावे, मैंने तुम्हें माफ किया, मैरी ग्रेस स्टिपल्स को भी माफ किया, और ना अब तुम जिंदा हो ना मेरी मदर जिंदा है, इस वजह से तुम्हारी गलतियों को प्रिजर्व करना मेरा काम नहीं है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। थीम्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस देखो, तो डेथ एंड ग्रीफ की बात हुई है, पहले ही देख चुके हैं। मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया की बात हुई है, सॉरी फॉर दैट, नॉस्टैल्जिया की बात हुई है, ये भी हम देख चुके हैं। नॉस्टैल्जिया मतलब ओल्ड फोटोज एंड डायरीज ब्रिंग बैक द पास्ट। फॉरगिवनेस की बात हुई है लाइन नंबर 50, याद रखना इसको भी। सिंबोलिज्म की बात हुई है, स्क्रैप बुक की बात हुई है, डायरी की बात हुई है, ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट मेमोरीज की बात हुई है। जस्ट अ पोजीशन, द फादर वाज अ बोथ ड्रंकार्ड एंड अ नेविगेटर, यानी जस्ट अ पोजीशन है कि फादर पीते भी थे लेकिन जब तक थे उनकी वार्मथ तो थी। थैंक यू फॉर वाचिंग, आई होप कि मैंने पोएट्री के साथ जस्टिस किया होगा और अच्छे से सारी चीजें क्लियर की होंगी। लॉन्ग लिव लिटरेचर्स, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल, होप टू मीट यू सून।